हमारा जो पहला लेक्चर हुआ है, स्टूडेंट्स प्लीज़ अपनी अपनी वीडियोस जो हैं वो ऑफ कर लीजिए। उमर अब्दुल्ला बेटे कैमरा ऑफ करें। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने स्लाइड ओपन है उर्दू बी की ग्रामर की, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि ग्रामर असल में क्या चीज़ है। ये वो उसूल है जिन पर अमल पैरा होकर, जिनको सीख कर हम लोग उर्दू ज़ुबान अच्छे तरीके से लिख पढ़ और बोल सकते हैं। जितनी भी ज़ुबानें हैं, अगर उनमें हमारी गलतियां होती रहेंगी तो फिर हम सही पढ़ा लिखा इंसान साबित नहीं होते, नहीं बन पाते। ठीक है, तो ग्रामर के असूलों को सीखना ज़रूरी होता है किसी भी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए। ग्रामर के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था कि ये वो उसूल हैं जिन पर अमल पैरा होकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक अच्छी ज़ुबान के माहिर हो सकते हैं। आपका जो सबसे पहला लेक्चर था वो लफ्ज़ कलमा जुमला यानी चैप्टर नंबर 2 से शुरू हुआ, और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि हमारा जूम क्लास में जो पहला लेक्चर मैं चाह रही थी वो था कि ऐसा चैप्टर शामिल किया जाए जिसको पढ़ के बच्चे आसानी के साथ ना सिर्फ होमवर्क कर लें बल्कि इन लेक्चर्स को समझने की सलाहियत ले लें। यहाँ पर आपको अगली स्लाइड जो शो हो रही है ये है अल्फाज के एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर हेडिंग दी हुई है इयादा और दोहराई की। इयादा और दोहराई का मतलब है पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करना। लफ्ज़ हमने पढ़े पिछले लेक्चर में और आज हम थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। ये लिखा हुआ है किताब, खाना, गलत, शोर, कूड़ा, काम, बचा, भीड़, टाल। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम आम बोल चाल में अक्सर बोलते हैं। इनमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं है जिसको पढ़कर हमें हैरानी हुई हो। ठीक है, तो लफ्ज़ की जो मैंने डेफिनेशन आपको बढ़ाई है वो है कि ऐसे अल्फाज, वो आवाज़ें जो हम आम बोल चाल में अपने मुंह से निकालते हैं, कोई बात करने के लिए हम कुछ आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी की सारी आवाज़ें जो हैं वो हर्फ कहलाती हैं, सॉरी लफ्ज़ कहलाती हैं। जो भी बात हम करते हैं, जो भी हमने बोलना हो, जो भी हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ कहलाती है। ये थी लफ्ज़ की डेफिनेशन। आपके सामने अल्फाज लिखे हुए हैं और इसकी डिटेल में मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हम कोई बात करते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ बोलते हैं जिसको सुनकर हमारे जहन में कोई इमेज बन जाता है तो उसको लफ्ज़ कहा जाता है। और जिसको सुनकर हमें परेशानी हो और हम ना समझ पाएँ, वो ऐसा लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ तो होता है लेकिन ऐसा लफ्ज़ होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। वो अल्फाज जिनका कोई मतलब हो वो आपके सामने है, इनको हम ग्रामर में कलमा कहते हैं। और फिर आपने जो हरूफ हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली दफ़ा। लफ्ज़ों के बारे में ये आपको समझाया गया था कि लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनते हैं। हरूफ जो हैं, जैसे कि मिसाल मैंने आपको ये बताई थी कि अलिफ सीन ते अलिफ दाल 5 हर्फ हैं और इनके मिलने से एक लफ्ज़ उस्ताद बनता है। तो हरूफ बेटा कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो अरबी है, चाहे वो अंग्रेज़ी है, चाहे वो चाइनीज़ है या दुनिया की कोई सी भी ज़ुबान हो, उसके जो आवाज़ों के जो निशान होते हैं उनको हरूफ कहा जाता है। आप हरूफ हज्जी उर्दू पढ़ रहे हैं तो हमारी उर्दू लैंग्वेज में जो हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ों के लिए जो निशान इस्तेमाल किया जाता है वो हरूफ कहलाते हैं। मसलन अलिफ, आ, और फिर ब, फिर प, त, ट, स। ये आवाज़ें हम अक्सर मुंह से निकालते हैं। तो अलिफ से लेकर यहाँ तक जो जहाँ पर ये हरूफ ख़त्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे हरूफ कहलाते हैं। इन हरूफ को
हरूफ हिज्जा या हरूफ तहज्जी कहा जाता है। तो पिछले लेक्चर का मुख्तसर सा जायज़ा ये था कि हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ लफ्ज़ कहलाती है, यानी हम जो भी बोलें, जो भी बात करें, वो तमाम आवाज़ें लफ्ज़ कहलाती हैं। इन आवाज़ों की तहरीरी शक्ल को ज़ाहिर करने के लिए जो निशान इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हरूफ कहा जाता है। ये हरूफ हरूफ हिज्जा या हरूफ तहज्जी कहलाते हैं और जो लफ्ज़ हैं वो इन्हीं हरूफ से मिलकर बनते हैं। वो हरूफ हिज्जा और हरूफ तहज्जी ये अपने तरतीब के साथ याद रखने हैं, इनको अदायगी कीजिएगा। जवाद अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑफ कर ली बेटा, ठीक है बेटे। तो ये जो हरूफ हैं ये वो शक्लें हैं जो हमारी आवाज़ों को ज़ाहिर करती हैं, लिखने के लिए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये होगी हमारी उर्दू लैंग्वेज की बेस। लफ्ज़ की हमने दो किस्में पढ़ी, कलमा और मुहमिल। मतलब के बामैनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमैनी लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। मतलब जिन लफ्ज़ों का कोई मतलब हो वो बामैनी है और जिन लफ्ज़ों का कोई मतलब नहीं है वो बेमैनी है। उमर, फिर बेटा मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, अपने वीडियोस ऑफ कर लें, कोई बच्चा वीडियोस ऑन नहीं करे। 5 ये रिमूव कर देती हूँ ना, फिर आ जाते हैं। 45 लिख। फिर हमने कलमे की तारीफ सीखी, क्योंकि लफ्ज़ों की हमने दो अक़साम पढ़ी, कलमा और मुहमिल। कलमा वो जिसका मतलब है और मुहमिल वो जिसका मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पर चाय वाय के लफ्ज़ों का जोड़ा है तो उसमें चाय कलमा है और वाय मुहमिल है। पानी वानी, पानी कलमा है और वानी मुहमिल है। झूठ मूठ, झूठ कलमा है और मूठ मुहमिल है। तो आपको इनका फ़र्क अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए, चाहे ये रैंडमली लिखे हों या तरतीब से लिखे हों। अब आप ये देखें, आपके सामने एक सर्कल नज़र आ रहा है। सर्कल से बाहर बॉक्स बना हुआ है जिसमें के स्याही से लफ्ज़ लिखा हुआ है पानी का, और उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ चाय। और नीचे की तरफ आए तो झूठ का लफ्ज़ और फिर उसके सामने है बात का लफ्ज़, यानी 4 बॉक्सेस हैं। इन चारों बॉक्सेस में हमने पढ़ा पानी, चाय, झूठ और बात। मतलब कि ये चारों बॉक्सों में ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि बामायनी हैं और इनको कलमा कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने से हमारे जहन में कोई ना कोई तस्वीर बनती है, इमेज बनता है। जैसे कि पानी का लफ्ज़ हमने सुना तो हमारे जहन में पानी आ गया। पानी पीने वाला भी हो सकता है, गिलास भी हो सकता है, बारिश का भी हो सकता है, झील का भी या तालाब वगैरह का। फिर हमने अगर चाय का लफ्ज़ सुना तो हमारे जहन में एक इमेज बना, चाय का कप आ गया, तो ये एक बामानी लफ्ज़ हो गया कि जिसको सुनकर हमारे जहन में कोई ना कोई तस्वीर बन जाए। उसके बाद हमने झूठ और बात का लफ्ज़ सीखा। तो ये चूँकि कोई ऐसा शख्स है जो बात कर रहा है, चाहे वो बात सच है चाहे वो झूठ है, तो यानी कि बात का जो लफ्ज़ है ये बामायनी हो गया। आपने ये निशानी तो याद रखी है कि ऐसा लफ्ज़ जिसको सुनकर हमारे जहन में कोई तस्वीर बन जाए वो कलमा कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई मतलब होता है। और ऐसे अल्फाज जिनको सुनकर हमें कन्फ्यूजन हो, हम कोई बात समझ ना पाए, हमें पता ना चले, तो वो कहलाते हैं मुहमिल। मुहमिल की खुद से कोई हैसियत नहीं है। मुहमिल सिर्फ तभी होते हैं जब हमारे पास उसका कोई ना कोई वो आ जाए, कलमा। तो मैं आपको अब आपकी बुक दिखा देती हूँ कि हमने होमवर्क कैसे करना। बहुत सारे बच्चे पिछली दफ़ा कह रहे थे कि हमें होमवर्क लूशीट पे करना है या बुक्स पे करना है। अरीज, टर्न ऑफ योर वीडियो बेटे, टर्न ऑफ द वीडियो जी। तो देखते हैं हमारे पास ये आपका पेज आ गया।
जो आपको होमवर्क में दिया गया है वो उसके जवाबात कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन आपकी जो वर्क बुक है वो इस तरह है, उसके लाइंस में कुछ नहीं लिखा हुआ। अब जो बच्चे लूज शीट पर लिखेंगे और फिर पढ़कर इस पर बुक पे काम करेंगे तो डेफिनेटली उनको समझ, एक दफ़ा तो उन्होंने लूज शीट पे प्रैक्टिस कर ली होगी कि हमने काम कैसे करना है और क्या चीज़ लिखनी है और हम क्या लिख रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि हम अपना काम, अब्दुल्ला अहमद बेटे आपकी मैं अभी आपको रिमूव कर दिया बेटे मैंने, ठीक है। जो बच्चा वीडियो ओपन करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अनस मैं आपसे अभी इस क्वेश्चन लेती हूँ, ठीक है। चलें, जब आप वीडियो खोलते हैं तो हमारी स्क्रीन जो है वो क्लोज हो जाती है, उसमें क्लियरेंस नहीं होती। आप लोगों को जो होमवर्क के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आपने लूज शीट लेनी है, वहाँ पर आपने उर्दू बे की हेडिंग देकर एक महीने का नाम लिखना है, माह अप्रैल का, और फिर आपने लिखना है कि ये छुट्टियों का काम है उर्दू बी का, ग्रामर का। उसके बाद अपने नेक्स्ट पेज रेडी करना है। नेक्स्ट पेज पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हुए हेडिंग देनी है अपने चैप्टर की, जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, लफ्ज़, कलमा और जुमला, साथ में आपने यहाँ पर डेट लिख लेनी है। फिर अपने पॉइंटर का इस्तेमाल करते हुए अपने सवालात को लिखना है। जब आप ये सवाल खुद से लिखेंगे, क्योंकि वर्कबुक पे तो आपके ऑलरेडी लिखे हुए हैं, वहाँ पर आपने एक दफ़ा लिख लिया है, तो आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। एक दफ़ा आप लूज शीट पे लिखेंगे और फिर उसके बाद अगर वर्कबुक पे लिखेंगे तो मैं आपको डेट अनाउंस करूँगी जिस डेट पर आपने मुझे अपनी अपनी बुक्स भी चेक करवानी होंगी। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि वो इसी तरह ही लिख लेंगे, उनको लर्निंग में कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ वो बच्चे, स्पेशली वो बच्चे जो कि ब्रेनी स्टूडेंट्स हैं और वो समझते हैं कि उनको इस तरह अगर वो डायरेक्टली बुक पे काम करेंगे तो उनको कोई इशू नहीं आएगा, तो फिर वो लूज शीट पे काम नहीं करेंगे बल्कि वो डायरेक्ट अपनी वर्कबुक पे कर सकते हैं। आयान बेटे अपनी वीडियोस ऑफ करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं सिर्फ इस कंडीशन के साथ कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको कोई लिखने में मसला भी नहीं होगा, आप लर्निंग भी अच्छे तरीके से करेंगे, तो फिर आप डायरेक्ट अपना ये काम वर्कबुक पे कर सकेंगे। वो बच्चे जो बहुत गंदी गंदी राइटिंग करते हैं वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें लूज शीट पर और फिर उसके बाद वर्कबुक पे करेंगे तो मैं उसको प्रेफर करूँगी। ठीक हो गया। तो देखिए कि सबसे पहले हमारा सवाल है लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं और हमने इसका जवाब इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, नंबर 1 कलमा और नंबर 2 मुहमिल। ठीक है। अब आप जो बच्चे लूज शीट पर नहीं लिखना चाहते उनको मैं एक अदर ऑप्शन दे रही हूँ कि वो बच्चे अपनी ब्लैंक वर्कबुक को फोटोकॉपी करा लेते हैं तो प्रैक्टिस शीट उनके पास आ जाएगी, फिर वो सवाल लिखने की जहमत से बच सकेंगे। एक दफ़ा आप लिखेंगे लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की 2 किस्में, तो उसके बाद आप वर्कबुक पे अगर काम करेंगे तो वो आपको एक तो नीटनेस आ जाएगी, दूसरा आपकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। तो आपने इस तरह उनको लिखना होगा लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। आपने ये लफ्ज़ लिख कर के लफ्ज़ की 2 किस्में हैं आगे से जगह छोड़ देनी है। निचली लाइन पर आकर आप लिखेंगे नंबर 1 कलमा, नंबर 2 मुहमिल। आपने बिल्कुल सामने नहीं लिखना इसके। इसका एक अदर ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है कि आप डायरेक्ट इसी लेक्चर के साथ अपनी वर्कबुक को मुकम्मल करना चाहते हैं तो कर लें, और कंडीशन ये है कि राइटिंग नीट हो, रेज़र हाथ में रखें। जैसे ही आपको लगे कि आपने यहाँ से गलती कर ली है तो उसको रेज़ कीजिएगा, उसको कटिंग नहीं करनी। ठीक है।
नंबर 1 का ऑप्शन कि बहुत अच्छी लर्निंग अगर आपकी हो सकती है तो डायरेक्ट वर्कबुक पे कर रहे हैं। जो बच्चे समझते हैं कि उनको एक दफ़ा से लिखने से नहीं समझ आती, जैसे आबरू फातिमा है और भी बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो कि प्रैक्टिस पे पसंद करती हैं, हसन हैं, तिहामी हैं, ये सब बच्चे अच्छे 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 हैं और ये प्रैक्टिस करके सीखना पसंद करते हैं। इब्राहिम इमरान का नाम सामने आ रहा है, तो बेटे आप लोगों को मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ कि या तो लूज शीट पर ये काम करें पहले, उसके बाद वर्कबुक पे, या फिर आप अपनी ब्लैंक बुक के पेजेस को फोटो कॉपी लेकर उनकी तो प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद वर्कबुक पे आएँ। इस तरह 2 दफ़ा लिखने से आपको ये हमेशा से ये चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से याद रहेगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा पहले क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप बताते हैं कि कितनी किस्में हैं, यानी नंबरिंग वाले जवाब हैं, तो आपने सामने की जगह छोड़ देनी है, आपने वहाँ पर नंबरिंग नहीं देनी, आपने नीचे वाली लाइन पर आकर नंबरिंग देनी है। ये एक तरीका कार है जवाब लिखने का। कुछ बच्चों ने ये करना है कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं और उसी के साथ लिख देना है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करती। आपने लिखना है लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, डबल डॉट लगाएं, यहाँ पर लिखें नंबर 1 कलमा और नंबर 2 महमिल और फिर एक लाइन छोड़ दें। अगर आपने बुक पेज की फोटो कॉपी कराई है या वो बुक पेज पे कर रहे हैं तो फिर लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूज शीट इस्तेमाल करें तो फिर 3 लाइनों के लिए ये जगह छोड़नी है आपने। 3 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे, यानी सवाल नंबर 1 का जवाब 3 लाइनों में आपने 3 लाइन बनाकर उसको सवाल नंबर 2 को लिखना है। जो बच्चे पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं वो पॉइंटर इस्तेमाल कर लें। सवाल नंबर 2 देखते हैं, कलमा किसे कहते हैं। 2 जवाब हो सकते हैं, वो अल्फाज जिनका कोई मतलब हो वो कलमा कहलाते हैं या बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। वो जवाब गलत है जो आपने 4 क्लास में सीखा था, यानी कि जिन लफ्ज़ों का कोई मतलब हो उसे कलमा कहते हैं, वो गलत नहीं था, लेकिन हम इसको शॉर्ट करते हुए इस तरह भी जवाब लिख सकते हैं कि बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। मसलन का लफ्ज़ लिखकर आपको ये फुल स्टॉप नज़र आ रहा होगा, कहते हैं के बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद मसलन है, मसलन के बाद 2 डॉट लगाने हैं आपने, इसको राब्ते का साइन कहा जाता है। खत्मे का साइन और राब्ते का साइन। इसके बाद आपने मिसाल देनी है, कोई जुमला लिखना है तो जुमला भी लिख सकते हैं, आओ बैठो कुछ देर गपशप करें, ये जुमला हो जाएगा। और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, गपशप में गप कलमा है और टाल मटोल में टाल कलमा है। कोई से 5 कलिमात लिखने हैं, 8 से ज़्यादा कलिमात मत लिखिएगा। एक लाइन में 3 कम से कम 2 भी हो सकते हैं, 2 और फिर 2 और फिर 2 तो 6, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 8 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा, फिर वो आपका जवाब थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, वो जगह भी गंदी मालूम होगी। सवाल 3 आपने लिखना है, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, आपके पास जो लास्ट पेज पर एक लिस्ट आ रही है वहाँ से भी आप ये कलिमात ले सकते हैं। मतलब कोई बच्चा धूम लिखना चाहता है, बात लिखना चाहता है, शोर और मैला कुचैला, मेल जोल, गलत सलत वगैरह। मुहम्मिल अल्फाज कौन से होते हैं? सवाल नंबर 4 का जवाब है, बेमानी लफ्ज़ों को मुहम्मिल कहते हैं। मसलन शोर शराबा में शराबा मुहम्मिल है। सवाल नंबर 5 देखिए, कोई से 5 मुहम्मिल आप एज इट इज़ इसको भी फोटो इसको भी कॉपी डाउन कर सकते हैं, जो कि सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, वानी, वाना, चीत, शराबा, खुचा। यानी जिन लफ्ज़ों को आपने कलमे के जवाब में लिखा था उन्हीं अल्फाज के मुहम्मिल आप लिखेंगे सवाल नंबर 5 में। यानी सवाल नंबर 3 और 5 का आपस में आप एक ताल्लुक सा बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे। ऊपर जितने भी कलमे लिखे होंगे उन्हीं अल्फाज के आपने मुहम्मिल लिखने होंगे। ठीक हो गया? यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था पानी, तो उसका मुहम्मिल है वानी, फिर ऊपर लिखा हुआ खाना और उसका मुहम्मिल वाना, फिर बात और फिर चीत, शोर का शराबा, बचा का खुचा, कूड़ा का करकट, टाल का मटोल, जादू का वादू, गुम का सोम, चोरी का चकारी, दाना का दुनका, मुर्गी दाना दुनका खाती है, दाना वो जो मुर्गियों को बर्ड्स को हम डालते हैं, दाना दुनका, और सच का मुच, और झूठ का मूठ भी लिख सकते हैं। और इससे हटकर भी आप ये वाली लिस्ट में से आप अपना वो सवाल नंबर 3 और 4 5 जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। अब ये सरगर्मी आ गई है, आपने इनमें आपने अल्फाज को देखते हुए जोड़ों जोड़ों को अलग अलग लिखना है। लूज शीट पर करने वाले बच्चे 3 कॉलम बनाएंगे, अल्फाज का अलग से, कलमा का अलग से, फिर मुहम्मिल का अलग से। पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ कीजिएगा
और सीधी सीधे लाइनें लगाइएगा। और अगर आप अपनी इसी बुक की फ़ोटो कॉपी पर काम कर रहे तो फिर आपको ये कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे। झूठ मूठ में सामने लिखा हुआ कि झूठ कलमा हो गया और मूठ मोहमिल है। दाना दुनका में उसी तरह ही दाना कलमा और दुनका मोहमिल। और चोरी चकारी में चोरी कलमा चकारी मोहमिल। इसी तरह धूम में धूमधाम में धूम कलमा है और धाम मोहमिल है। टाल मटोल में टाल कलमा है और मटोल उसका मोहमिल, क्योंकि मोहमिल की अपनी कोई अलग से हैसियत नहीं है, वो हमेशा कलमे के साथ आता है। सच का मोहमिल है मुच, और इन दोनों लफ्ज़ों को हमने अलग अलग लिखना है। सच लिखेंगे कलमा के कॉलम में और मुच लिखेंगे मोहमिल के। इसी तरह बातचीत का जोड़ा है, बात कलमा है और चीत मोहमिल है। इसी तरह शोर शराबा में शोर कलमा है और मोहमिल चीत है, सॉरी शराबा चीत मोहमिल है। सौदा सल्फ में सौदा कलमा और सल्फ मोहमिल। कूड़ा करकट कूड़ा कलमा और करकट मोहमिल। मैला कुचैला मैला कलमा और कुचैला मोहमिल। मेल जोल, ये दो लफ्ज़ों का जोड़ा है। मेल, ये मैल ना इसको कोई पढ़े, मेल है, मैला तो ऊपर हो गया है। मेल जोल यानी आपस में मिलना जुलना। मिलना जुलना भी लफ्ज़ों का जोड़ा है और मेल जोल भी लफ्ज़ों का जोड़ा है, दोनों का सेम मीनिंग है, आपस में मुलाकात करनी। तो मेल है कलमा और जोल है उसका मोहमिल। बचा खुचा में बचा कलमा है और खुचा उसका मोहमिल है। गप शप में गप कलमा और शप उसका मोहमिल है। तो ये अब मैं आपको मैंने आज आपको बताया है कि आपने काम कैसे करना है अपनी वर्कबुक पे। अब आपने देखना है कि जुमला क्या चीज़ है। तो जुमले की डेफिनेशन आपके सामने है और मैं आपको इसके लिए एक स्लाइड दिखा देती हूँ ताकि आपको उसमें थोड़ा सा आपकी दिलचस्पी का भी एक सामान आ जाएगा कि आपको स्लाइड शो होती है तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ आती है बात। यहाँ पर आपको जुमले की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। बेटे अपनी कैमराज ऑफ करें ताकि मैं आपको ये जो स्लाइड है वो अच्छे तरीके से दिखाऊँ। माहिबा मैं अभी आपसे बात करती हूँ बेटे। सब बच्चे अपनी जो कैमराज है वो ऑफ करें। चलें यहाँ से देखते हैं जुमला की डेफिनेशन। जब अल्फाज को इस तरतीब से लिखें कि बात का पूरा मतलब वाज़े हो जाए तो उसे जुमला कहते हैं। मसलन अहमद क्रिकेट खेलता है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाती हूँ, बच्चा खिलौने से खेलता है। ये 4 जुमले हैं और इसमें आपको सारी बातें समझ आ रही हैं। मसलन कि एक लड़का है जिसका नाम अहमद है और वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलना उसको पसंद है, उसको मुश्किल है, वो क्रिकेट खेलता है। और वो की जगह पर आप कोई सा भी नाम लगा लेंगे तो किसी XYZ को भी हम वो कह सकते हैं, यानी ही शी लड़का या लड़की। तो वो रोज़ाना स्कूल जाता है, इसमें हमें पता है कि कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है या तालिबा है जो तालिब इल्म स्कूल जाता है। इसमें कोई सा भी आप नाम भी बता सकते हैं। अब मैं स्कूल जाती हूँ, ये भी एक जुमला है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आप स्कूल जाते हैं। और फिर अगला हमारा जुमला है बच्चा खिलौने से खेलता है। तो ये सारे के सारे जुमले ऐसे हैं जिनमें अल्फाज की एक तरतीब है और हमें समझ आ रही है कि लिखने वाले ने क्या बात कही है। जुमले के बारे में कुछ ख़ास चीज़ें आपको समझनी हैं कि इसकी कुछ शराइत होती हैं कि जुमला वही है जो अपने पूरे मायने दे। अगर वो जुमला अपने मायने वाज़ेह नहीं कर रहा तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी है और वो गलती होगी उसके अंदर, उसके वो सही नहीं होगा। दूसरी शर्त है जुमले में अल्फाज पूरे होते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते। जैसे मैंने अपना काम और आगे कुछ भी नहीं कहा गया तो समझ आ रही है कि ये एक नामुकम्मल जुमला है क्योंकि इसमें अल्फाज पूरे नहीं हैं, कम हैं। जुमले में अल्फाज तरतीब से होते हैं, ये भी एक शर्त है। तीसरी शर्त है इसकी कि हमेशा जुमले में अल्फाज तरतीब से लिखे होंगे। वो से आज गैर हाजिर स्कूल है, ये अल्फाज की तरतीब बदल दी गई है और हमें कुछ नहीं समझ आ रही कि लिखने वाले ने या बोलने वाले ने क्या बात कही है। वो से आज गैर हाजिर स्कूल है, तो जब हम इसकी तरतीब सही करेंगे तो तरतीब यूँ बनेगी, वो आज स्कूल से गैर हाजिर है। ठीक है बेटे। तो जुमले की शराइत के साथ आज मैं आपका अपना जो लेक्चर है वो ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको अब फिर से दोहराई और डिटेल के साथ
یہ چیزیں سکھاؤں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ